जरा सोचिए, एक ऐसा राजवंश जो मध्य भारत की जमीन से उठा और छत्तीसगढ़ पर ऐसा छाया कि 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 700 सालों तक राज किया। ये कहानी है शक्ति की, संस्कृति की और एक शानदार साम्राज्य के बनने और बिखरने की। हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर छत्तीसगढ़ के एक ऐसे सुनहरे दौर में चलेंगे जिसे रचा था शक्तिशाली कलचुरी राजवंश ने। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे ये लोग, कहां से आए थे और ऐसा क्या किया इन्होंने कि इस जमीन पर इनकी छाप आज भी महसूस होती है। चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। देखिए, हमारी ये कहानी 5 दिलचस्प हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहले हम देखेंगे कि इस राजवंश का उदय कैसे हुआ, फिर जानेंगे उन शुरुआती राजाओं के बारे में जिन्होंने इसकी नींव रखी। उसके बाद हम रतनपुर के गोल्डन एज की चमक देखेंगे, समझेंगे कि उनका शासन और संस्कृति कैसी थी और आखिर में उनके पतन और विरासत की कहानी को जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक सफर से, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कलचुरी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी थे ही नहीं। उनका घर था त्रिपुरी, जो आज के मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास पड़ता है। सोचे, वहीं से उन्होंने एक नई जमीन पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अच्छा, अब उनकी पहचान को समझना भी बड़ा मजेदार है। वो थे तो भगवान शिव के बड़े उपासक मतलब शैव थे, लेकिन कमाल की बात देखिए, उनकी कुलदेवी थी गजलक्ष्मी, यानी धन और समृद्धि की देवी। शिव की शक्ति और लक्ष्मी का वैभव, क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। और हाँ, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी संस्कृत, जो उस दौर में ज्ञान और शासन की भाषा मानी जाती थी। अब जब कोई राजवंश किसी नई जगह पर जाता है तो उसे अपनी पावर का एक सेंटर बनाना होता है ना। कलचुरियों के लिए वो सेंटर बना तुमाड़। यही थी उनकी पहली राजधानी और इसी जगह से उस विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई जिसकी कहानी हम सुन रहे हैं। तो इस वंश की कहानी शुरू होती है साल 1000 एडी में कलिंग राज के साथ, जिन्होंने तुमाड़ में शासन की नींव डाली। उनके बाद आए कमल राज, जिन्होंने त्रिपुरी की मदद करके अपने राज्य का प्रभाव बढ़ाया। लेकिन असली गेम चेंजर थे रत्नदेव प्रथम। उन्होंने एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक फैसला लिया। उन्होंने राजधानी को तुमाड़ से रतनपुर शिफ्ट कर दिया, एक ऐसा शहर जो आगे चलकर उनकी शक्ति का सबसे बड़ा गढ़ बना। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा, रतनपुर का गोल्डन एज। ये वो समय था जब कलचुरी अपनी शक्ति के शिखर पर थे और एक से बढ़कर एक महान राजाओं ने इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। इस गोल्डन एज के असली हीरो थे जाजल्यदेव प्रथम। इन्होंने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो अपनी मूल शाखा यानी त्रिपुरी से पूरी तरह आज़ाद हैं। मतलब अब छत्तीसगढ़ के कलचुरी अपने भाग्य के खुद मालिक थे। जरा इनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो देखिए, ये किसी भी महान राजा को टक्कर दे सकती है। उन्होंने अपने खुद के सोने और तांबे के सिक्के चलाए, जो आज़ादी का सबसे बड़ा सिंबल था। गज शार्दुल जैसी पावरफुल उपाधि अपनाई, दुश्मनों को हराया, जाजल्यपुर जैसा नया शहर बसाया और तो और नक्टा मंदिर जैसे शानदार कला के नमूने भी बनवाए। ये सब उनकी बढ़ती ताकत और बेहतरीन कल्चरल समझ का सबूत है। तो ये गज शार्दुल उपाधि इतनी खास क्यों थी? इसका मतलब था हाथियों का शिकारी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये पावर और डोमिनेंस का एक स्टेटमेंट था, और इस स्टेटमेंट को उन्होंने अपने सिक्कों पर छपवाकर पूरे राज्य में फैला दिया। जाजल्यदेव प्रथम ने जो मजबूत नींव रखी थी, उसे और भी बुलंदियों पर पहुंचाया पृथ्वीदेव द्वितीय ने। माना जाता है कि इन्हीं के शासनकाल में कलचुरी साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमाओं तक फैला। इतना ही नहीं, उनके सेनापति जगतपाल ने मशहूर राजीवलोचन मंदिर का रेनोवेशन करवाकर ये भी साबित किया कि वो कला और संस्कृति के भी कितने बड़े संरक्षक थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कलचुरी 700 साल तक कैसे टिके रहे? सिर्फ महान राजा होना तो काफी नहीं होता है ना? जवाब छिपा है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल सिस्टम में। चलिए अब राजाओं से हटकर उस सिस्टम को समझते हैं जिसने इस साम्राज्य को इतनी मजबूती दी। उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा राज था गढ़ सिस्टम। ये अपने समय का एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन था। उन्होंने पूरे राज्य को गढ़ों में बांट दिया और हर गढ़ के अंदर 84 गांव होते थे। इस सिस्टम ने पावर को डिसेंट्रलाइज किया, जिससे बड़े से बड़े इलाके पर भी शासन चलाना और टैक्स वसूलना बहुत आसान और एफिशिएंट हो गया था।
और उनके प्रशासनिक व्यवस्था किसी आज के मॉडर्न देश से कम नहीं थी। सोचिए, विदेश मंत्री को महासंधि विग्रहिक कहते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को महाक्षपटलिक और पुलिस चीफ को दंडपाशिक। ये नाम और उनके काम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। देखिए, इतिहास हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलता, और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कल्याण साय। उनके मुगल दरबार में रहने को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। बाबू रेवाराम कहते हैं कि वो अकबर के दरबार में थे, जबकि गोपाला गीत और जहांगीर की आत्मकथा बताती है कि उन्हें जहांगीर ने बंदी बनाया था। ये हमें कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे हिस्टोरियंस अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल करके अतीत को समझने की कोशिश करते हैं। हर उदय का एक अस्त होता है, और अब हम कलचुरी गाथा के अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आखिर वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये महान राजवंश खत्म हो गया, और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? और फिर आया साल 1741, जिसने सब कुछ बदल दिया। मराठों ने हमला कर दिया। उस वक्त कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह काफी बूढ़े हो चुके थे। मराठा सेनापति भास्कर पंत ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और रतनपुर पर बड़ी आसानी से कब्जा कर लिया। और बस एक झटके में कलचुरियों की 700 साल पुरानी आज़ादी का सूरज डूब गया। अगर इस कहानी में आपको कलचुरियों का ये उतार चढ़ाव भरा सफ़र दिलचस्प लग रहा हो, तो इस प्रस्तुति को एक लाइक ज़रूर करें। और इस राजवंश के अंतिम शासक थे मोहन सिंह, जिन्होंने मराठाओं के अधीन शासन किया। और उन्हीं के साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक लंबा और गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। तो ये थी कलचुरी राजवंश की शानदार कहानी। अब बारी है आपके ज्ञान की परीक्षा की। चलिए देखते हैं आपने इस कहानी को कितने ध्यान से सुना। इन सवालों के जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। पहला सवाल, कलचुरियों की शुरुआती राजधानी क्या थी? दूसरा, गज शार्दुल की उपाधि किस महान शासक ने धारण की थी? तीसरा, 1741 में जब मराठों ने आक्रमण किया तब कलचुरी राजा कौन थे? और आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल, आपको क्या लगता है कि जाजल्यदेव प्रथम का आज़ाद होने का फैसला इस राजवंश के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों था? आपके जवाबों का हमें कमेंट्स में इंतजार रहेगा, और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफ़र के लिए मेगा माइंड एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।